हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने की। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला एडिटोरियल हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 10 से, और ये बेसिकली एक वर्डिक्ट से रिलेटेड है जो कि हाई कोर्ट ने पास की है, और ये बेसिकली इंक्लाइंड बताई जाती है टुवर्ड्स सोशल एंड रिलीजियस एंगल, और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल को इसमें सर्व नहीं किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं ये आखिर न्यूज में है क्यों। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ एक केस से जो कि है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। अब ये था क्या? बेसिकली एक कपल, इसमें बताया जाता है एक मुस्लिम मैन और एक हिंदू वुमेन लिव इन कपल के रूप में रह रहे थे। तो उन्हें हरास किया जाता है बाय द पुलिस। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके किसी फैमिली मेंबर ने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया था। अब इन हरासमेंट से बचने के लिए वो कपल हाई कोर्ट में अपील करते हैं, बट हाई कोर्ट के डिसीजंस और फैसले ये बात की ओर पॉइंट करता है कि लिव इन कपल यानी कि लिव इन या इज नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। बेसिकली मैरिज इज द ओनली वे थ्रू विच ए कपल कैन लिव टुगेदर। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लिव इन हमारे कंट्री में लीगल है या इलीगल। तो सबसे पहले कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस हम लोग पढ़ सकते हैं जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था एडल्ट्री को अंडर द सेक्शन 497। अब इसके बाद एक और केस अगर समझे तो यहाँ देखा जाता है नवजीत सिंह जोहर के केस में, जो कि 2018 की केस है, उसमें सेम सेक्स रिलेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। यानी कि अब हमें पुराने थॉट से बाहर आना होगा कि फॉर ए कपल टू लिव टुगेदर मैरिज इज नेसेसरी। ये अपने अपने इंडिविजुअल चॉइसेस है। अगर कोई कपल बिना किसी मैरिज के अगर साथ रहना चाहते हैं तो भी वो लीगल है इन आवर कंट्री, बट इसके वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ ग्राउंड्स है, जैसे कि वो अबव द मैरिज एज होने चाहिए, वो मेंटली स्टेबल होने चाहिए। इस तरह के कुछ कंडीशन को लगाकर हम कह सकते हैं लिव इन अलाउड इन आवर कंट्री। तो बस इसी बात को इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पूरी तरह बेस्ड है टुवर्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, यानी कि ये रिलीजियस को एक ज्यादा महत्व दे रहा है अदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस से। बस इसके बाद इस आर्टिकल में कई सारे केसेस के साथ साथ बस यही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह लिव इन को अलाउ करती है, इस तरह के कंडीशन को एक्सेप्ट करती है, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ किया नहीं। वो बिल्कुल जजमेंट उसके खिलाफ ही पहुंचा गए। कुछ और एग्जांपल्स अगर समझें, कुछ और केस देखें, तो इन लता सिंह केस, जैसा कि कोर्ट ने बोला था, पुलिस को ऑर्डर दिया कि किसी भी इंटरकास्ट मैरिजेस में आपको ये ध्यान रखना है कि वो कपल को कोई भी हरास ना करे। सेकेंडली, एस खुशबू वर्सेस कनिमल केस में भी कहा था कि वाइल इट इज ट्रू कि सेक्सुअल कांटेक्ट हमेशा मैरिटल पार्टनर के बीच ही होना चाहिए, यानी आफ्टर मैरिजेस होना चाहिए, बट कोई भी ऑफेंस नहीं है अगर इस तरह के कांटेक्ट बिना मैरिटल सेटिंग के हो रहे हैं। तो इट्स अप टू देयर इंडिविजुअल चॉइस। अगर वो चाहते हैं और अगर सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं बिना किसी को हार्म पहुंचाए तो इट इज एक्सेप्टेड। सो विद दिस वी एंड दिस एडिटोरियल। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एडिटोरियल की तरफ, जो हम लोगों ने अगेन पिकअप किया है पेज नंबर 10 से, और ये है बेसिकली एक काउंसिल जो फॉर्म की गई है, यानी कि 50th जीएसटी काउंसिल। तो अब इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो बताया गया है कि 50th जीएस मीटिंग हुई है। इनका मेन प्रॉब्लम यानी कि इनका मेन एजेंडा क्या था? अब हमें पता है काफी सारे जीएसटी के प्रॉब्लम्स काफी समय से चल रही है, काफी इंडस्ट्रियल ये फेस करती है, जिसकी वजह से काफी टाइम डिले होता है। इसीलिए इस मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो किया गया है वो है टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स इन एंड हैव प्रपोज्ड 50 ट्रिब्यूनल बेंचेस। अब ये स्टार्टिंग हो चुकी है और बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ में हमारा एक ट्रिब्यूनल बैठ जाएगा। अब ये ट्रिब्यूनल है क्या?
बेसिकली हम इसे कह सकते हैं ये एक छोटा एक कोर्ट है जो कि इस तरह के डिस्प्यूट को सुलझाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले बताया गया है कि ट्रिब्यूनल सबसे पहले स्टेट कैपिटल्स और कुछ कुछ मेजर सिटीज में बैठेंगे जहां पे हाई कोर्ट बेंचेस बैठती है। इससे इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा, सारे के सारे एलिगेशन या फिर सारे प्रॉब्लम्स काफी जल्दी सॉर्ट कर दिए जाएंगे। तो अब इस मीटिंग की सेकेंड डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे सेकेंड डिसीजन जो लिया गया जो कि काफी मेजर था वो है 28% जीएसटी ऑन द फेस वैल्यू ऑफ बेट प्लेस्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग कैसीनोज एंड हॉर्स रेसिंग। जैसे कि हम जानते हैं ये सारे के सारे कम्स अंडर गैम्बलिंग के कुछ गेम्स हैं। इसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स लगाया है ऑन द फेस वैल्यू, यानी कि जितने पैसे से आप गैम्बलिंग करते हो यानी कि इसमें पैसे लगाते हो उस पर आपको 28% टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट भी चाह रही है इस तरह की गेमिंग को जल्दी से जल्दी नीचे लाने की, बट ऑफकोर्स इसे बिजनेस खुश तो नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो बेसिकली एक डेथ नील है फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्री। बट गवर्नमेंट साइड का ये कहना है कि ये एक बार नहीं ऑलमोस्ट 2 बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है जब से ये बना है, ऑलमोस्ट 2022 से जब से ये बात स्टार्ट हुई है। ऊपर से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का ये भी कहना है कि ठीक है गोवा और सिक्किम जैसे शहरों के लिए कैसीनो एक काफी अच्छा टूरिस्ट रेवेन्यू का स्पॉट है, बट इसके लिए हम लोग मोरल ग्राउंड को नहीं छोड़ सकते, इसलिए इस पे 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। सेकेंडली कुछ और बातें जो बताई गई है इसमें वो ये है कि फूड एंड बेवरेजेस मतलब और भी कुछ में कुछ टैक्स कम भी करने वाली है, ऑलमोस्ट 5%, जैसे कि बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल और भी अलग अलग चीजें जैसे कि कुछ कैंसर ट्रीटमेंट एंड ऑल। तो बेसिकली इस आर्टिकल में मेजर 2 डिसीजन ही लिए गए थे। सबसे पहला एक ट्रिब्यूनल बेंच बैठने वाला है ऑलमोस्ट सारे सिटीज में स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट कैपिटल्स और जहां पे हाई कोर्ट के बेंचेस बैठते हैं, और सेकेंड 28% जीएसटी लगेगी सारे के सारे बेटिंग एप्स पर। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हम लोगों ने पिकअप किया है पेज नंबर 1 से और पेज नंबर 14 से, और ये है बेसिकली हमारे एक राफेल एम जेट के बारे में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में 22 सिंगल सीटर फाइटर्स एयरक्राफ्ट और ऑलमोस्ट 4 2 सीटर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं जो कि हम लोग परचेज कर रहे हैं फ्रांस से। अब राफेल एम जेट हमारे लिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी है नहीं, ये हम लोगों ने पहले भी इंपोर्ट करवाया है फ्रांस से फॉर द एयर फोर्सेस। बेसिकली ये इंडियन एयर फोर्सेस के लिए मंगाया गया था पहले, बट इस बार ये हमारे नेवी के लिए मंगाया गया है, इंडियन एयर फोर्सेस। तो बेसिकली इस बार हमारा एजेंडा है इंडियन नेवी फोर्सेस। अब क्योंकि इंडिया इस तरह के मिसाइल या फिर जेट से वाकिफ है इसलिए इसी जेट को वापस से मंगाया गया ताकि इंडिया एक सेल्फ रिलायंस फॉर्म में रह सके और उसे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, क्योंकि हम लोगों ने इस मिसाइल या फिर जेट को यूज कर रखा है तो इसे मेंटेन करना इंडिया को काफी अच्छी तरह से आता होगा, इसीलिए किसी और मिसाइल या फिर किसी और जेट पे खर्चा करने से अच्छा है इसी को वापस से इंपोर्ट किया जाए। तो अब इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है इंडिया एक ट्विन इंजन डेस्क बेस्ड फाइटर पे काम कर रहा है, बट इसे बनने में अभी काफी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 2 से 3 डिकेड, लगभग 20 से 30 साल। बट हमें पता है कि हमारा मिग 29 KS विल नॉट लास्ट टिल देन, मतलब वहां तक वो नहीं चलने वाला, उसकी कंडीशन ऑलरेडी काफी खराब है। तो इसी वैकेंट स्पेस को फुल करने के लिए इंडिया ने 26 राइफल का लेने का फैसला किया है। हमें पता है इंडिया में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं जिसका नाम INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है, और हमारा एक और सबमरीन प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर आ रहा है और जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इसकी वर्थ अराउंड 3.75 बिलियंस थी जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हमें पेमेंट करनी पड़ी थी। तो इस आर्टिकल को भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो है बेसिकली VSSC से रिलेटेड। अब जैसा कि हमें पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है आज ही, जो कि इंडिया के लिए एक काफी प्राउड मोमेंट है, और सून हम लोग मून पे एक लैंडर और रोवर की मदद से लैंड करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया है हमारे कल के वीडियो में, तो आज हम लोग बस VSSC के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है कि हमारा लॉन्च
धवन स्पेस सेंटर श्रीकोटा से होने वाला है, जहां से ये स्टार्ट होगा। बट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि थुम्बा में लोकेटेड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली यही वो जगह है जहां सारे के सारे लॉन्च व्हीकल पे रिसर्च चलती है। तो जब ये काम चल रहा था, अगर हम पैंडेमिक के टाइम की बात करें, तो साइंटिस्ट की लोकेशन मतलब यहाँ से वहां जाना वो काफी प्रॉब्लमेटिक कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने एक रिमोट टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिससे वो VSSC में बैठे हुए आपके चंद्रयान-3 को रिमोटली कंट्रोल कर सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूजफुल हो रही है। इसमें बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 14 मिनट पहले वो सारे के सारे साइंटिस्ट ने 14 मिनट 30 सेकंड पहले सारे के सारे साइंटिस्ट ने वापस से रिमोटली सारे चीज को वापस से वेरीफाई किया कि सभी चीज ठीक से चल रही है या नहीं। उसके बाद ही ये लॉन्च एक्सेस किया गया। हमें ऑलरेडी पता है ये लॉन्च LVM-3 की मदद से हुआ था, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका पुराना नाम GSLV मार्क 3 है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम लोगों ने सब समझ लिया है। एक वर्चुअल लॉन्च साइट बना दी गई थी VSSC पे। वर्चुअल लॉन्च साइट इसलिए क्योंकि वो VSSC से बैठे हुए एक दूसरे जगह जैसे कि धवन स्पेस सेंटर में रिमोटली एक्सेस कर सकते थे और वहां की मिसाइल को चेक कर सकते थे कि काफी सारी फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं। तो इस तरह वी एंड दिस आर्टिकल ऑल्सो। तो ये थी हमारी आज की आखिरी आर्टिकल। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग and I hope you liked this video as well. So if you like this video, do press the like button and subscribe to our channel. We will keep posting Hindu analysis on the daily basis and try to cover all the important articles under 15 minutes so that it saves your times and you will be able to allocate the rest of the time in other things. So see you all in the next video.